अमेरिका के 7वें बेड़े के आने की खबर भारत के इकलौते एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर तैनात सैनिकों और पायलटों के पास भी पहुंच चुकी थी। अफसरों के बीच में कोई तो बहुत वरीड थे कि हम तो शायद अगर 7th फ्लीट ने हमें अटैक किया तो हम बच नहीं सकते। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम कोई भी नहीं बचेगा। उनके पास तो इतनी फायर पावर है कि हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारा कब खात्मा हो गया है। तो इसके लिए इससे डरने की क्या बात है? जब आपको पता ही नहीं है कि आपका क्या होगा तो उस चीज का तो डर ही नहीं होना चाहिए। दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक ये टास्क फोर्स सिंगापुर में तेल भरने के लिए रुकी रही। 13-14 दिसंबर की रात इस फोर्स ने मलक्का स्ट्रेट पार की और बंगाल की खाड़ी में घुसी। अमेरिका ने कहा कि ये फोर्स अपने नागरिकों को बांग्लादेश से निकालने के लिए भेजी जा रही है। तो मैं कहा मुझे बिल्कुल डर नहीं है। फिर तो मैं अपने आप को कहूँ मैं सबसे बड़ा जनरल बना हूँ कि पाकिस्तान को भी हराया और अमेरिकन को भी हराया। वो नहीं लड़ सकते, उनके पास टेक्निकल सामान बहुत है, सब चीज़ है, मगर मैन टू मैन नहीं लड़ सकते किसी और मुल्क में। उनको लड़ने का क्या मतलब, उनको क्या था? मुझे बिल्कुल डर नहीं थी। भारत में आशंकाएं अपने चरम पर थी और अमेरिका के साथ सीधे युद्ध की अफवाहें उड़ने लगी। लेकिन बहुत ऊंचे स्तर के कुछ लोगों के अलावा पूरे भारत को यह पता नहीं था कि उस दौर की महाशक्ति सोवियत संघ की इस पूरे घटनाक्रम पर नजर थी और वो अपने दोस्त भारत की मदद के लिए पूरी तौर पर तैयार था। 6 दिसंबर को ही सोवियत संघ के जंगी जहाजों के 2 बेड़े व्लादिवोस्टक से हिंद महासागर के लिए रवाना हो चुके थे। इनमें क्रूजर और डिस्ट्रॉयर्स के अलावा न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस एक सबमरीन भी थी। एक अन्य न्यूक्लियर सबमरीन भी इनके पीछे चल रही थी। यह सोवियत बेड़ा अमेरिकी टास्क फोर्स का तब तक पीछा करता रहा जब तक वो हिंद महासागर से बाहर नहीं निकल गया। इधर पश्चिमी मोर्चे पर सिंध के बड़े हिस्से पर एक दुस्साहसी कमांडो ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। 10वीं पैराशूट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल भवानी सिंह के नेतृत्व में बाड़मेर के पास से 5 दिसंबर को कमांडोज ने दुश्मन के इलाके में घुसना शुरू कर दिया। 7 दिसंबर को पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर छाछरों पर बहुत आसानी से कब्जा कर लिया गया। 8 दिसंबर को नगर पारकर और वीरबाह पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद इस्लाम कोट पर भी तिरंगा लहरा दिया गया। भारतीय सेना पाकिस्तानी इलाके में 80 किलोमीटर अंदर जा चुकी थी और मजबूत कब्जा कर लिया था। यह कब्जा 1.5 साल तक बना रहा और शिमला समझौते के बाद ये इलाके भलमनसाहत के तौर पर पाकिस्तान को वापस कर दिए गए। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और बंदी बनाए गए। इधर बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौजें लगातार हार रही थीं और अपनी खींच निरपराध बांग्लादेशियों के नरसंहार से उतार रही थीं। उनकी जानें बचाने का समय निकलता जा रहा था। भारतीय सेना ने एक और दुस्साहसिक कार्रवाई की। एक पूरी की पूरी बटालियन 2री पैराशूट रेजिमेंट बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के बीच में उतार दी गई। पाकिस्तान भौचक्का रह गया। 11 दिसंबर को ढाका को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बने पुंगली पुल पर कब्जा करने और ढाका को बचाने के लिए आ रही पाकिस्तानी सेना की 93वीं ब्रिगेड को रोकने के लिए 2री पैरा रेजिमेंट की पूरी बटालियन को पैराशूट से उतार दिया गया। पाकिस्तानी अपने बीच भारतीय कमांडोज को देखकर भौचक्के रह गए। दिन की रोशनी में दोपहर बाद 4:30 बजे 2री पैरा रेजिमेंट के कमांडोज उतरे और शाम तक उन्होंने पुल पर कब्जा करके पाकिस्तानी सेना का रास्ता काट दिया। इतने सारे वहाँ पे उस वक्त रिवर है आपके बांग्लादेश में, आप जानते हैं, वहाँ पर बड़ा मुश्किल है फ़ौज के लिए आगे बढ़ना, क्योंकि जगह जगह नाले हैं, दरिया हैं और बड़ा बड़ा पानी है, स्लश है। तो इंडियन आर्मी ने सोचा कि हम पैरा ड्रॉप करेंगे। अब पैरा ड्रॉप आप कब कर सकते हैं? जबकि दुश्मन का कोई हवाई जहाज़ हवा में नहीं हो। अब जब पाकिस्तानी हवाई जहाज़ हवा में नहीं था तो ये भी हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम पैरा ड्रॉप करने कहाँ करें? एनिमी फोर्सेस के पीछे, ताकि वो उधर से उन पे प्रेशर करें और हमारी फ़ौज को आगे बढ़ने का मौका मिले। 13 दिसंबर तक भारतीय सेना ढाका के 10 से 15 मील के घेरे तक आ चुकी थी।
14 दिसंबर को भारतीय वायुसेना को खबर मिली कि पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर ढाका में महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में सेना और नागरिक प्रशासन के बड़े अधिकारी भी शामिल होने थे। विंग कमांडर बीके बिश्नोई उस समय पश्चिम बंगाल में अपने एयरबेस पर थे जब 10:55 पर उन्हें बताया गया कि 11:20 पर उन्हें ढाका में इस महत्वपूर्ण मीटिंग की जगह पर हमला करना है। तो ये जो मैसेज मीटिंग का था, ये हमारे डिफेंस इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया कि मीटिंग 12 बजे हो रही है। और जब ये मैसेज मिला और ये मैसेज आर्मी हेडक्वार्टर या डिफेंस हेडक्वार्टर में गया, तो उन्होंने सोचा ये बहुत ज़बरदस्त मौका है। इस टाइम पे अगर आप अटैक करो तो वो डिसीजन जल्दी ले लेंगे कि क्या करना है इनको। हमला हुआ और ये इतना सटीक था कि उस इमारत की छत तक उड़ गई जहां मीटिंग हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर मलिक ने उसी समय एक कागज के टुकड़े पर अपना इस्तीफा लिखा और यूएन के प्रतिनिधि कैफली के हवाले कर दिया, जो इत्तेफाक से वहां मौजूद थे। उसी समय पूर्वी पाकिस्तान के कमांडर जनरल नियाजी अपना हेडक्वार्टर शहर के बीचों बीच ढाका यूनिवर्सिटी ले गया ताकि वो भारतीय वायुसेना के हमलों से बच सके। अब भारतीय वायुसेना ने शहर के बीच घुसकर नीचे उड़कर हमले शुरू किए। हमने इनको खदेड़ दिया। 15 तारीख को दोपहर तक 3 अटैक किए हमने और इनको वहाँ से खदेड़ दिया। उसी दिन फाइनली नियाजी साहब जो कह रहे थे कि हम 3 महीने या 6 महीने तक लड़ेंगे, 12 घंटे भी नहीं निकाल पाए। पाकिस्तान के शातिर विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को बचाने की आखिरी कोशिश की यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने हर कोशिश की कि संयुक्त राष्ट्र भारत पर युद्ध रोकने का दबाव डाले, लेकिन न तो चीन और न ही अमेरिका की निक्सन सरकार उनका साथ दे सकी। भुट्टो ने बहते हुए आंसुओं के साथ अपने कागजात फाड़ डाले और सम्मेलन से बाहर आ गए। इधर ढाका में जनरल नियाजी का हौसला टूट रहा था। तकरीबन 10-11 दिन के बाद मैं बिल्कुल मेरे मन में कोई शक नहीं था कि अभी लड़ेंगे, सरेंडर करेंगे, और मैंने सरेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था। 1 साल लंबी काली रात का अंत करीब था, लेकिन मरता हुआ दरिंदा अपना आखिरी वार कर रहा था। पाकिस्तानी सेना ने 15 से 16 दिसंबर की रात ढाका के सैकड़ों पत्रकारों, कलाकारों, प्रोफेसरों, डॉक्टरों और बुद्धिजीवियों को उनके घरों से निकाला और उनकी सामूहिक हत्याएं शुरू कर दी। अगले दिन ढाका पहुंचने वाली मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना यानी मित्र वाहिनी को ढाका की गलियों, नालियों और गटरों से सैकड़ों लाशें निकालनी थीं, जिनका कुछ घंटे पहले ही कत्ल किया गया था। 16 दिसंबर को भारतीय सेना के प्रतिनिधि के तौर पर अकेले जनरल जैकब ढाका पहुंचे, जहां अभी भी हजारों पाकिस्तानी सैनिकों की किलेबंदी थी। पाकिस्तान की सेना की कमर पूरी तौर पर टूट चुकी थी और इधर भारत में इस युद्ध की रणनीति बना रहे सैन्य अधिकारी समझ चुके थे कि पाकिस्तान के पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और फिर मैंने जगजीत सिंह को ये भी कहा था, आई टॉक टू हिम इन इंग्लिश, कि ये तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, जब तू सरेंडर लेने जाएगा, टेक योर वाइफ विथ यू। तो सब लोग कहते, यस टेक योर वाइफ, इट्स अ बिग डे इन हिज लाइफ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर होना था, और वो भी सार्वजनिक तौर पर, उन बांग्लादेशियों की आंखों के सामने जिन पर 1 साल तक इसी पाकिस्तानी सेना ने सबसे भयानक अत्याचार किए थे। Please think it over. I'll give you 30 minutes, and if you don't accept it, I will have no option but to order resumption of hostilities and bombing of Dhaka cantonment. Then I walked out. I said, what have I done? He has 26,400 troops. We have 3,000 or some 30 miles out of Mirpur. What do we do? I was pacing up and down. Oh, I was very worried. I said, Aurora is going to land in a little while.
the ceasefire expires in a little while. What if he says no? What do? I have nothing in mind. I have nothing in mind. So I walked back. The paper I gave him was lying on the table. I said, General, do you accept this? I asked him 3 times, he didn't answer. So I picked it up and I said, take it as accepted. Then I said that you will surrender in the race course. भारतीय सेना के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेशियों से उन हजारों पाकिस्तानी सैनिकों, रजाकारों और बिहारी मुसलमानों को बचाने की थी। बांग्लादेशियों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल प्रतिशोध से भरा हुआ था, और वो इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। दूर दराज के इलाकों में पाकिस्तानी सैनिक छिपकर भारतीय सैनिकों का इंतजार करते ताकि उनके सामने हथियार डाल सकें और जिंदा बच जाएं। 100 पाकिस्तानी सैनिकों के 10 से 15 भारतीय सैनिकों के आगे हथियार डालने की भी घटनाएं हुई। In the heirs of democratic movement, Bangladesh is free. The people of Bangladesh are free. जुल्म की काली रात के बाद बांग्लादेश के झंडे में मौजूद लाल सूरज का उदय हुआ। बांग्लादेश नया देश बना। शेख मुजीब पाकिस्तान की कैद से आजाद हुए। भारत ने जो वादा किया था उसे पूरा किया। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे, और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। 1947 में धर्म के आधार पर किया गया भारत का बंटवारा केवल 25 साल में गलत साबित हो गया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक युद्धबंदी थे, उसका आधा हिस्सा उससे अलग हो चुका था। ये एक ऐसी हार है जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान इसी अपमान का बदला लेने की कोशिश में है। पाकिस्तान में आज बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वही सब कुछ हो रहा है जो 71 से पहले बांग्लादेश में हो रहा था। पाकिस्तानी सेना आज वहां भी वही सब कुछ कर रही है जो उसने कभी पूर्वी पाकिस्तान में किया था। पाकिस्तान के अंदर कई बांग्लादेश हैं जो अभी भी जुल्म की काली रात के साए में हैं और आज़ादी के सूर्योदय का इंतजार कर रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।